तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन रेडिकल आईटी एंड मेडिकल। आप सभी का स्वागत है। और नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में लिविंग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, तो वो फिनिश ही हो गया है। नया चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 2 एंड दिस गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर। देखो आपके सामने आप देख पा रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, देख के बताओ क्या लिखा हुआ है? ब्रेड, bread, ब्राउन ब्रेड, brown bread. For most of us, the morning breakfast comprises bread, milk, and fruit. A variety of breads available in the market gives us a plethora of the option to select from. तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज या टाइप्स ब्रेड के अवेलेबल होते हैं। आप लोग का भी फेवरेट होगा कुछ, ये भी मैं समझ सकता हूँ। अच्छा तुम लोग की मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी ना, तो मैं आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इतनी ही साउंड मैक्सिमम, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये चीज हम जानते हैं, ये है यहाँ देखो एक क्वेश्चन जनरेट किया। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट गिव्स ब्रेड अ लाइटर फाइनर टेक्सचर मेकिंग इट प्रोनस? यहाँ एम ये था बताने का कि यहाँ एक टेक्निक जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। उस फर्मेंटेशन में जो हम यूज कर रहे हैं वो कोई केमिकल नहीं है, बट दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको नॉर्मली आप यीस्ट पाउडर के नाम जानते हैं, यानी यीस्ट हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लैक्टोबैसिलस बोले तो लैक्टोबैसिलस इज वन ऑफ द नेम ऑफ बैक्टीरिया जो कि कर्डिंग करने काम में आता है। मतलब दूध में अगर लैक्टोबैसिलस हम डाल दें तो उससे दही बनता है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई? ये सारा कुछ जो है ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायो मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी है ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है, एनहांस करती है, वो बायोटेक्नोलॉजी है। आज की डेट में जो बायोटेक्नोलॉजी है दैट वर्क ऑन अवर जीन्स, कि सीधे सीधे जो प्रोडक्ट चाहिए वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट डिजायर्ड जीन इनटू सम बैक्टीरिया। जैसे हमको दूध चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम किसको पालते हैं अपने घरों में? काऊ मिल्क चाहिए तो काऊ को हम पालेंगे, है ना। बफलो, अगर हमको मिल्क चाहिए तो बफलो, या बकरी चाहिए तो गोट, ऐसा हमने पाला। आप ये सोचो कि इन एनिमल्स को हम पाल रहे हैं, उनको हम कितना खिलाते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया इतनी जल्दी पॉपुलेट करता है कि बैक्टीरिया से हमको ये प्रोडक्ट मिले। सपोज अगर हमको कोई हार्मोन चाहिए तो हम किसी दूसरे एनिमल से निकालते हुए हम अगर बैक्टीरिया के अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला इंफॉर्मेशन जीन्स के फॉर्म में डाल दे तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेट होंगी और कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्ट वो हमको दे सकते हैं। पूरे एक साल में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो एक जो गाय है वो कितना सारा खाना खाएगी और उससे जो प्रोटीन निकलेगा उसको अगर हम बैक्टीरिया कंपैरिजन करें तो एक साल में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा बहुत कम न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन, कुछ मार्केट में कुछ टैबलेट्स आती हैं, बहुत सस्ते दाम पे प्रोटीन मिलते हैं, वो सब सिंगल सेल प्रोटीन है। तो जानवरों के लिए तो यूज किया जाता है, और कुछ रिफाइंड फॉर्म जो है स्पिरुलिना, दिस इज यूज फॉर द ह्यूमंस। ह्यूमंस में भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो मेडिसिन है उसमें प्रोटीन डाइट के लिए स्पिरुलिना यूज किया जाता है। दिस इज सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी। तो ये जो है जब हम जीन्स, डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन वहीं पर जो अल्कोहल बनाना, वो भी फर्मेंटेशन होता है ना। गांव में लोग आसानी से अपने घरों में ही अल्कोहल बना लेते हैं, शराब। आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल बेवरेजेस। जितनी भी ऐसी अल्कोहल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो ये बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन है। इवन अगर अपने पुराणों को भी देखा जाए तो वहां पे मदिरा पान लिखा गया है। इसका मतलब है कि वो चीज उस जमाने से बनती आ रही है, वो उतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो फर्मेंटेट करना यानी चीजों को स्पॉइल जब होते हैं, सड़ता है जब खाना, तो सड़ने के कारण अल्कोहल बनता है। ये बहुत पुरानी बात है क्योंकि नेचुरली होता ही होता है। खाना अगर आपके पास था, आप उसे केयर नहीं करेंगे तो वो खराब होगा ही होगा। खराब खाने को किसी ने खाकर देखा होगा और उसके बाद उसको समझ में आया होगा कि इसका भी अलग कुछ यूज है और इस तरीके से उसकी डिस्कवरी हुई होगी। तो दिस ऑल इज कॉल्ड द क्लासिकल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो दो तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है। यहां पर उसी हम क्लासिकल मेथड की हम बात कर रहे हैं।
इसको लिंक करेंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब जो ऐसे हम देख नहीं पा रहे लेकिन हमारे साथ एग्जिस्ट करता है। लाइक अभी जो सीजन चल रहा है कोरोना का चल रहा है, तो हम जानते हैं अपने सराउंडिंग में वायरस प्रेजेंट है, भले ही हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इतने सारे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, उसका सीधा मतलब है कि दैट इज इन एग्जिस्टेंस। तो ये चीजें आपको समझनी है। हमने लिविंग वर्ड समझ लिया, हमने वेरिएशंस देख लिए, हमने इतनी सारी स्पीसीज के बारे में हमने अवेयरनेस ली कि यस हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट को शेयर करते हैं। लेकिन किस तरीके से उनको हम स्टडी कर सकते हैं, हमने उस मैकेनिज्म के बारे में सीखा, हमने सिस्टमैटिक्स सीखा, हमने क्लासिफिकेशन सीखा, हमने उनको नाम देने का तरीका भी सीखा। बट अभी नीड है कि किस तरीके से उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाए, विच मीन्स इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ अब क्योंकि ये स्टडी है, तो पहले से लेकर अभी तक किस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए गए उसकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। और आज की डेट पे हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं विच इज गिवन बाय द R.H. Whittaker, ये इन्फॉर्मेशन आपने क्लास 9 में सीख लिया था। आपको मालूम है किंगडम मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, किंगडम फंजाई होता है, किंगडम प्लांटेई होता है, किंगडम एनिमिलिया होता है, ये सारा कुछ ऑलरेडी आप जानते हैं। तो देयर आर सम पॉइंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर में हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। वेरियस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द 3 डोमेन ऑफ लाइफ। किंगडम से भी ऊपर की रैंक जो होती है उस टेक्सा को हम डोमेन कहते हैं ना। तो किंगडम नहीं बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन। लाइक या तो पूरे ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रोकैरियोट होंगे और बाकी सारे यूकैरियोट होंगे। तो यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, यूकैरिया एंड द प्रोकैरियोट, दिस आर द 2 मेन डोमेन। किंगडम मोनेरा, अब किंगडम लेवल पे जा रहे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा में आते हैं ना, जितने बैक्टीरिया है मोनेरा। प्रोटिस्टा, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रोटिस्टा में ग्रुप जो थे यूग्लोइड्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। इवन द अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। फंजाई में जितने फंगस हैं सैप्रोफिटिक नेचर के हैं ना, ये डिसीज कॉज भी करते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेडिंग द डिसीज, मतलब ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। सिमिलरली जो कुछ प्रोटिस्टा हैं ये भी पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। प्रोटोजोआ हम जानते हैं मलेरिया, तो वो वहां पर, या फिर जो पीपीएलओ होता है निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पैथोजन होता है। सिमिलरली जो फंजाई हैं ये फंजाई भी पैथोजेनिक नेचर की हो सकती है। एंड द प्लांट्स, प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट्स अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी हेल्थ बनाने के साथ, मतलब ये एज ए मेडिसिन भी यूज होते हैं, और समटाइम दिस कैन बी कॉज अ काइंड ऑफ पॉइजन, ये जहर भी हो सकता है। लास्ट हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में, और एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ कनेक्टिंग लिंक्स होंगे, जैसे नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज वायरसेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। वायरसेस से भी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वायरॉइड, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन द प्रियॉन एंड सैटेलाइट्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा है, ये ज्यादा डिटेल है। प्रियॉन एंड सैटेलाइट यू विल नॉट इजीली फाइंड इन योर बुक्स, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन लाइकेंस एंड उनके क्लासिफिकेशन, these are some kind of symbiotic association, ये अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है ना, माइकोरिजा लाइकेन, दो चीज होती है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक मेथड to classify the organism into 2 different group on the basis of the similarity of and dissimilarity. Similarity और dissimilarity के बेस पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। क्राइटेरिया जो होता है इस क्लासिफिकेशन का, ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, और आज की डेट पर हम जो सबसे एडवांस जो पैरामीटर्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। विच मीन्स कि पहला कि वो सेल का टाइप क्या है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, या उसके बाद हम देखेंगे उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। उस बेस पर कुछ किंगडम्स बनाए गए हैं। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, मतलब या तो प्लांट होते हैं या फिर एनिमल होते हैं, बात खत्म। उसके बाद समझ में आया कि नहीं भाई प्लांट एनिमल के अलावा तीसरा जो है सब कुछ बचा हुआ उसमें डाल दिया, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद देखा कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा और कुछ बैक्टीरिया अलग चीज होती है, तो इसलिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। और फाइनली प्लांट्स में से जो फंगस है उनको, फंजाई को अलग निकाल कर फिर से किंगडम बनाया गया, तो किंगडम 5 हो गए टोटल। तो दिस इज गिवन बाय द R.H. Whittaker, जिसको हम फॉलो करते हैं आज की डेट पर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 2 से चालू होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाता है। इसके अलावा 2 डोमेन सिस्टम या फिर जिसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो भी हम एक थोड़ा डिस्कशन करेंगे। दैट इज यू कैन से इन द कॉम्पिटिटिव एज, वो ज्यादा डिटेल मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही कहना चाहिए उसको,
तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। रेडी? तो मैंने जो बातें आपको समझाई वो यहाँ तक क्लियर हो पा रही है? यस सर। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है वो विजिबिलिटी है या नहीं? ब्राइटनेस थोड़ी फॉन्ट साइज थोड़ा लाइट फॉन्ट से साइज ठीक शाइन है? हो रहा। सर लाइट कम है, थोड़ी लाइट बढ़ाओ ना, लाइट राइट। हाँ या फिर उसको बड़ा कर दो। इशू आ रहा है ना। हाँ, या तो फिर उसको मालूम बड़ा है कर कि दो। मेरा नंबर बहुत बढ़ गया, मतलब लाइट की वजह से। अरे बहुत सारी लाइट लगी रहती है हेलोजन से ना, उनके कारण आंखों की ऐसी हालत खराब हो गई है, सामने देखना बहुत पैनिक है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, तुमने कई बार देखा होगा मैं ऐसे करते रहता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन भी होता है, मतलब इसमें अच्छा खासा साइंस लगता है। दिन 2-3 दिन तक सेटिंग करनी पड़ती है हम लोग को, तब जाके समझ में आता है। सर आप तो सनग्लासेस पहन लिया करो ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल से ठीक करेंगे ना। कल हम लोग थोड़ा और कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं और उसमें कुछ ट्राई करते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। ये अपना डिजिटल बोर्ड है ना, तो इसकी जो सामने जो स्क्रीन है, ये जो ग्लास होता है, ये भी तो हालांकि मैट टाइप में है, रिफ्लेक्शन कम से कम हो, लेकिन फिर भी तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्शन होता है, तो इसीलिए वो चीजें दिक्कत हो जाती है मेंटेन करना। ये टेक्निकल है, थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे इसको और लाइट बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मेरा जो फेस है वो काफी डार्क दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन ये चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना, ये रीडेबल है? हाँ, अनिकेत पढ़ो जरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। given by Carlos Linnaeus, mainly based on presence of cell wall, locomotion and mode of nutrition. और फिर organisms are divided into two, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Kingdom Plantae, cell wall present, locomotion absent, autotrophic mode of nutrition, example plant, bacteria, fungi. Kingdom Animalia, cell wall absent, locomotion present, heterotrophic mode of nutrition, all animals from protozoa and to mammalia, mammals. ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिस इज गिवन बाय द कोरोलस लिनेनियस, उन्होंने ये बताया है, कोरोलस लिनेनियस ने दिया है। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिस इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि ये उतने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, उतने मतलब इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेहनत करेगा, जो रटेगा, उसको तो बनेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, इसलिए इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है? इजी। क्लियर? कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो एक लिमिट होती है, आपके पास ये नोट्स बने रहते हैं, आप भी मार्क करके रख लो कि जब भी एग्जाम होती है उसके पहले आप ये ऐसी चीजें रटने वाली चीज देखें। बाकी दिस इज नॉट कॉन्सेप्चुअल, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा इसमें मेहनत करनी चाहिए, बट आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर मैंने लिख के रखा है। आगे बढ़ते हैं। मेनली बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके पैरामीटर क्या है वो आप देखें, सेल वॉल है ना, लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तीन मेन पॉइंट है जिसको यहां पर बेस या पैरामीटर मानकर क्लासिफिकेशन किया गया। हमारे सराउंडिंग में अगर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो किंगडम प्लांटी में जाएंगे और दूसरे एनिमिलिया में जाएंगे। प्लांटी मतलब प्लांट्स, सेल वॉल होना चाहिए। सेल वॉल मतलब किसमें होगा? सेल लेवल पे। अगर हम एक सेल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल में होता है, लेकिन उसके एडिशन में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम उसको प्लांट सेल बोल सकते हैं। लोकोमोशन एब्सेंट है तो हम उसको प्लांट बोल सकते हैं। खुद से अपना फूड बना रहा हो, न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, तब उसको हम प्लांट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं ना, फंजाई आते हैं, ठीक है? अब ये देखो, ये सही नहीं है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग है। किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट था तो यहां पर एब्सेंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा है लोकोमोशन प्रेजेंट, इनमें एब्सेंट तो उसमें लोकोमोशन हो सकता है। ये अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, यानी ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको खाना चाहिए तो एक जगह से दूसरी जगह ये लोकोमोट कर सकते हैं। तो जब ऐसा होता है, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि खुद से खाना नहीं बना रहे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, एंड दिस मोड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑलरेडी हमने ये पढ़ चुके हैं, 9th क्लास से हमने सीखा है ये। 9th क्लास में क्लासिफिकेशन जो था, इसमें आपको बताया गया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो क्या आपको याद है? और मैंने ब्रिज कोर्स में भी आपको जब डाइजेशन बता रहा था तो मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन दी थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटेरोट्रॉफ। याद आ रहा है? ऑटोट्रॉफ में मैंने क्या बताया था? प्रशीक था कि नहीं उस समय ब्रिज कोर्स के टाइम पे जब ये हम पढ़ रहे थे? थोड़ा बाद में पता है, जो खुद से अपना चल भाई, अगर तूने ऐसा बोल दिया तो मैं तुझसे पूछ नहीं सकता, मतलब नहीं पता है, पर बोलो। जो खुद से अपना प्रिपेयर करते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक ना, जो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। पहला जो है दैट इज ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ में अगर देखा जाए तो उसको फर्दर हमने डिवाइड किया कि लाइट की प्रेजेंस में अगर फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज फोटोसिंथेटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म। जबकि वहीं पर जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं तो ऐसे ऑटोट्रॉफ को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, या फिर दोनों को अगर दूसरे तरीके से बोलना है तो हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ एंड द कीमो ऑटोट्रॉफ। क्लियर? तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व ऑल एनिमल्स फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू मैमल्स। ये सारे कुछ यहां पर आते हैं। प्रोटोजोआ मतलब प्रोटिस्टा, मैमल्स मतलब एनिमल का लास्ट वाला क्लास। ये सारा कुछ एनिमिलिया में नहीं आता, ये सारे कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और इसीलिए इसको यहां पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमिलिया में प्लेस कर दिया। लेकिन बाद में हम सुधार करेंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रोटोजोआ इज नॉट एनिमल। क्लियर? तो इस तरीके से ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन काम करता है। तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स मैंने बताया नहीं है, बस इतना सिंपल आपको याद रखना है। क्या लिमिटेशन है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में? जैसे अपने हिंदी लैंग्वेज में होता है ना, अपन हिंदी में क्या करते हैं, अपन जो जेंडर है वो 2 ही चीज हम बात करते हैं, इधर मेल और फीमेल। बस आ रही है, ट्रक जा रहा है। तुमने कभी सोचा है ऐसा? जब हम यूज करते हैं कैसे डिसाइड करते होंगे बस आ रहा है, ट्रक जा रही है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? 2 ही है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है, 4 है ना। तो उससे समझ में आता है भाई जो नॉन लिविंग है उसके लिए अलग है, जो लिविंग है उसके लिए अलग है ना। मस्कुलाइन अलग है, फेमिनाइन अलग है। तो ये चीजें समझ में आती है। लेकिन यहां पर हिंदी में देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे। बहुत तेज हवा आ रही है, बहुत तेज हवा आ रहा है, ये गलत हो गया। इसके पीछे क्या ग्रामर है? तो जो प्रॉब्लम, जैसे कोई अगर इंग्लिश पर्सन है, जब वो हिंदी सीखता है तो बहुत अच्छी हिंदी बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाकर यही गलती करेगा, है ना। वो यहीं पर गलती करेगा कि वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। उस तरीके से उसको डिसाइड करना ये मुश्किल जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कोई एग्जैक्टली लॉजिक नहीं है। ऐसे यहां पर हो रहा है, वो सेम जो चीज है वो यहां पर हो रहा है, या तो प्लांट या एनिमल। लेकिन बहुत सारी जगह हम देखेंगे कि भाई इसमें ना ही प्लांट जैसी कोई बात है और ना ही एनिमल जैसी बात है, तो इसको किस में रखें? तो उस समय जो स्टडी का लेवल था वो बेसिक था। उस समय स्टडी उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं थी, उतनी माइक्रोस्कोपी डेवलप नहीं हुई थी कि हम माइक्रोस्कोप लगा के देख ले कि भाई इसमें ये चीज है ये नहीं है। हम सिर्फ बहुत ऊपर ऊपर से देखते थे, इसलिए हमको वही सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज ऑब्जर्व होती थी जो कि आसानी से हम उस समय ऑब्जर्व कर सकते थे। तो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट होंगे या एनिमल होंगे, ये चीज यहां सीखने मिलती है। तो इसके लिमिटेशन यही है। देखें पहले लिखा है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन प्लांटेई along with यूकेरियोटिक प्लांट एंड फंजाई। तो उसी ग्रुप में प्लांट में यूकेरियोटिक सेल ऑफ प्लांट है, यूकेरियोटिक सेल ऑफ फंजाई है, दैट इज आल्सो द सैप्रोफिटिक इन नेचर, और उसी के साथ बैक्टीरिया रख दिया जो कि प्रोकैरियोटिक। जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन उनका ग्रुप एक है कि वो प्लांट है। किस एंगल से बैक्टीरिया प्लांट है? आज की डेट में तो बिल्कुल समझ में आता है भाई कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन उस समय ये माना गया कि बैक्टीरिया आर वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट, वो बैक्टीरिया जो है प्लांट के ही टाइप रहे होंगे। डिटेल्स ये रिवील करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर प्लेस्ड अलोंग विद द हेटरोट्रॉफिक फंजाई इन द प्लांटी। जो फूड खुद से सिंथेसाइज कर रहे हैं ऐसे प्लांट जिनको हमने ऑटोट्रॉफिक कहा था, उसको साथ साथ कहाँ रख दिया, फंजाई के साथ प्लांट में डाल दिया। जबकि फंजाई जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, वो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं जो फर्मेंटेशन कॉज करते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन सेम किंगडम। कोई मतलब ही नहीं है, यूनिसेलुलर भी एक किंगडम में आ गया और मल्टीसेलुलर भी आ गया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्लांट मल्टीसेलुलर है, लेकिन दोनों को उठा के प्लांट में डाल दिया। ऐसी एनिमिलिया में प्रोटोजोआ से लेकर मेमल्स तक यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर, दोनों उठा के अपने एनिमल में डाल दिया। कायरेला चाला वन Y1, ये एग्जैक्टली गलत लिख गया ना, मैं इसको भी गलत पढ़ रहा हूँ। दिस इज क्लेमाइडोमोनास होना चाहिए था, शुड बी, ये रॉन्ग, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास एंड द स्पायरोगायरा इन द प्लांटी, ये एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म होता है प्रोटोजोआ का। स्पायरोगायरा, ये सारा कुछ कहाँ रख दिया, प्लांट में रख दिया। क्लेमाइडोमोनास दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एल्गी, है ना। ये कायरेला, ये भी एल्गी है। ये सारा कुछ जो है एल्गी, वो जो कि एग्जैक्टली आज की डेट में प्लांट है, उसको सबको यहाँ पर एक साथ रखा गया है। सेलोजिक सेल वॉल प्लांट्स आर प्लेस्ड इन प्लांटी अलोंग विद द काइटिनस सेल वॉल कॉल्ड द फंजाई। अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जैसे काइटिन आपने सुना होगा, जैसे हम ये जानते हैं ना सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो ऐसे ही एनिमल्स में जो सेल वॉल होती है, अगर कुछ जगह पर, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अपेंडिस। जैसे अगर हम बात करें कॉकरोच है ना, तो कॉकरोच में एक्सोस्केलेटल होता है, उसका हार्ड शेल होता है। तो वो एक्सोस्केलेटल किसका बना है, काइटिन का बना है, जो कवच होते हैं, ठीक है। तो दैट, वो जो शील्ड होता है, जो बॉडी कवर होता है, जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो काइटिन का होता है। तो ये काइटिन फंजाई में भी होती है। दिस काइटिन इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज इन सम एनिमल्स एंड द प्लांट्स टू। लेकिन सब कुछ क्योंकि सेम है, एक ही जगह पर डाल दिया। तो दिस इज मेकिंग काइंड ऑफ, यू कैन से, मिसमैच। कुछ भी कहीं पे भी डाला जा रहा है, बस एक बेस पे कि या तो प्लांट है या फिर एनिमल है। 4 पॉइंट थे ना, उससे पहले ध्यान रखना है किस बेस पे किया था अपन ने, सेल वॉल है या नहीं, लोकोमोशन है या नहीं, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है। बस 3 बेस पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बना हुआ था। तो ये एक, यू कैन से दिस इज वन ऑफ द ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो टाइम की बात है। उस समय हमारा जो स्टडी लेवल था वहां तक था, इसलिए वो प्रॉब्लम आनी, दैट इज ओबीवियस, नो प्रॉब्लम। इसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और 2 किंगडम की जगह पर नीड हुई कि हाँ, ये 2 में गलत हो रहा है, कुछ जगह पर सुधार करने की रिक्वायरमेंट है, रेक्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड है। तो तीसरा किंगडम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या था वो? तो दिस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द हैकेल। The new kingdom Protista included all organisms which do not produce tissues: algae, protozoa, porifera and bacteria, है ना। तो ये एडिशनल उसमें ऐड कर दिया गया। न्यू किंगडम क्या था? प्रोटिस्टा। तो आप प्लांट्स, एनिमल जानते थे, उनके अलावा नया क्या आया? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में क्या डाल दिया? एल्गी। एल्गी पहले कहां था? प्लांट में था, उसको डाला यहां पर। प्रोटोजोआ वो पहले कहां था? एनिमल में, उसको डाल दिया प्रोटिस्टा में। पॉरीफेरा ये भी एनिमल में था, उसको कहां डाला? प्रोटिस्टा में। बैक्टीरिया ये प्लांट में था, उसको डाल दिया प्रोटिस्टा में। तो प्लांट से और एनिमल से चीजें निकाल कर एक नया किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। तो ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है ना कि पहले 2 किंगडम थे, तीसरा किंगडम कौन सा बना? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 डोमेन सिस्टम व्हिच वाज द फर्स्ट किंगडम जनरेटेड। अब देखो घुमा के बोल रहे हैं, आफ्टर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज द फर्स्ट, यानी पूछ क्या रहा है? तीसरे के बारे में। तो दैट इज ओनली अ गेम ऑफ लैंग्वेज। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटिस्टा ये तीसरा किंगडम है, या 2 किंगडम के बाद पहली बार नया किंगडम बनाया गया। उसके बाद देखो चौथे किंगडम की रिक्वायरमेंट हुई। नया जो किंगडम था मोनेरा था, ठीक है। 4th किंगडम इज मोनेरा। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, एक बस बचा है फंजाई। तो फंजाई सबसे लास्ट में आता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा सबसे पहला है। तो यहां ध्यान रखना है कि यहां पर चौथे रैंक पे है। प्रोटिस्टा दूसरा है, वो यहां तीसरे नंबर पे है। फंजाई तीसरा है, वो यहां पर 5वें नंबर पे आएगा।
तो इस चीजों को समझना है। कॉपलैंड, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, मतलब कॉपलैंड ने क्या इंट्रोड्यूस किया? मोनेरा। हैकेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? प्रोटिस्टा। याद रहेगा। नेक्स्ट, फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये एग्जिस्टेंस में आया और ये अभी तक काम कर रहा है, मतलब इसी को हम अभी भी फॉलो करते हैं। इसके बाद भी एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, लेकिन उसमें भी ड्रॉबैक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने डिस्कवर किया? दिस इज डिस्कवर्ड, not exactly you can say that discovered, this is explained, this mechanism is produced by 1969 by the R.H. Whittaker। ये साइंटिस्ट का नेम है R.H. Whittaker। इन्होंने 1969 में इस 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया, ये मैकेनिज्म बनाया। यहां देख पा रहे हो 5 किंगडम क्या है? फर्स्ट आएगा मोनेरा, सेकंड आएगा प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, चौथा प्लांटी एंड द लास्ट एनिमिलिया। किस बेस पर एक क्लासिफिकेशन है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है? सेल का स्ट्रक्चर मतलब यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। दूसरा उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है? सेल लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर इंडिविजुअल वो किस लेवल का है, ये इसमें बताया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी समझ में आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, फंजाई सैप्रोफिटिका करके अलग किंगडम बना दिया, प्लांटी वो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक हो गए, और साथ ही साथ जो एनिमिलिया है वो हेटरोट्रॉफिक हो गए। प्लांट में भी कुछ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लोकोमोट कर सकते हैं, दिस आर एक्सेप्शन, तो वो एक्सेप्शन है। यानी उनमें ऑटोट्रॉफिक होने के बाद दूसरा जो मोड है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। यानी बेसिकली द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। इन सम केसेस beside the autotrophic they may possess the heterotrophic mode of nutrition। like उसमें एग्जांपल आपने पिचर प्लांट की बात करें, जो इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट को खा लेता है, तो बाकी टाइम क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस, है ना, वो एडिशनली इंसेक्ट को भी इनगल्फ कर रहा है, तो उसमें ऑटोट्रॉफिक तो है ही, लेकिन साथ साथ में वो प्रेडेटरी भी नेचर का होता है। लोकोमोटरी, लाइक क्लेमाइडोमोनास जो लिखा था वो एल्गी होता है, उसमें फ्लैजिला होते हैं, एंड दैट क्लेमाइडोमोनास कैन लोकोमोट और चेंज इट्स प्लेस, वो वहां कैटेगरी में आ गया कि लोकोमोटरी प्लांट। क्लियर? बड़े साइज के प्लांट नहीं होते ना, मैंगो का प्लांट कभी मूव नहीं करता, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसा लगता है प्लांट्स मतलब हम जो सराउंडिंग में जानते हैं एंजियोस्पर्म, जिनमें फ्लावर आते हैं, लेकिन सारे के सारे वही तो एक प्लांट नहीं है ना। एंजियोस्पर्म के पहले जिम्नोस्पर्म है, उसके पहले टेरिडोफाइट्स है, उसके पहले ब्रायोफाइट्स है, उसके पहले थैलोफाइट्स है। तो देयर आर सम थैलोफाइट्स यानी एल्गी जिसमें वो लोकोमोशन भी ऑब्जर्व किया गया है। तो इसी कारण से जो हम सोच नहीं पाते वो चीजें भी हमारे सामने आती है। रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल किस में होगा, सेक्सुअल किस में होगा, तो वो भी थोड़ी बहुत खिचड़ी है, बट काफी अच्छा यहाँ पर उस चीज को पैरामीटर बनाया गया है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये फाइलो का मतलब क्या होता है? हमने किंगडम के बाद जो टेक्सॉन पढ़ा था, जो से लोअर रैंक का होता है, दैट इज फाइलम। हमने प्लांट में कहा था कि फाइलम दैट इज अंडर द डिवीजन, ठीक है, लेकिन एनिमल के केस में फाइलम इज इक्वल टू डिवीजन। यानी प्लांट क्लासिफिकेशन में क्या होगा? प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, एंड फर्दर दैट डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू फाइलम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। क्लियर? तो कौन ऑर्गेनिज्म पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, मतलब रेप्टाइल्स आया, उसके बाद एव्स आया, और उसके बाद मैमल्स आए। इसको इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब कनेक्ट किया जाता है तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं वही चीज यहाँ पर है। तो देयर आर 5 पॉइंट्स ध्यान रखना है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एंड द 5th पॉइंट इज phylogenetic relationship. So on these parameters, on this behalf, this 5 kingdom classification is proposed by the R.H. Whittaker in 1969. ठीक है? कौन से किंगडम थे सभी को मालूम है। अब यहीं पर देखें कैसे उसको जनरेट किया गया, उसमें यहाँ एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि किंगडम शोइंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के हिसाब से कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी हुई, मतलब पहले तो एक कॉमन रहा होगा, दैट यू कैन से मे बी द एंसेस्टर, उस एंसेस्टर में इवोल्यूशन हुआ, एंड उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो थे वो थे मोनेरा। यानी जब मोनेरा आए उस समय प्लांट, फंजाई, एनिमल नहीं थे। क्लियर? इससे क्या समझ में आ रहा है
जब मोनेरा थे और मोनेरा की पॉपुलेशन बढ़ी तो दैट टाइम वहां पर प्लांट फंजाई नहीं थे, सिर्फ क्या थे, मोनेरा थे। तो मोनेरा होने के लिए प्रोकैरियोट्स होना चाहिए, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बिल्कुल बेसिक लेवल का होना चाहिए। मतलब क्या हो सकता है उसमें, या तो वो प्रोकैरियोट होने या फिर यूकैरियोट हो सकते हैं, तो उस समय मोनेरा माना गया। फिर ये मोनेरा डेवलप होते गए। यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हैं, लाइक दिस आर शोइंग सम बैक्टीरिया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको दूसरे डायग्राम दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो कलर दिख रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली द बैक्टीरिया, जो कि राउंड शेप के होते हैं, जो रॉड शेप के हो सकते हैं, कॉमा शेप के हो सकते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था लैक्टोबैसिलस, तो बैसिलस प्लूरल इज बैसिली, ये रॉड शेप के होते हैं। नीमोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉज करता है, तो न्यूमोकोकस, कोकस बोलने का मतलब है जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो दिस आर द बैक्टीरिया। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ऊपर से निकल तो नहीं रहा, नाइस। आराम से बस समझना है, धीरे धीरे आएगा ना, एकदम से कैसे समझ में आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना है, फिर उसको धीरे धीरे मेमोरी डेवलप होगी। तो मैं कह रहा था, शुरुआत में जो भी एंसेस्टर रहा होगा उसने बहुत ग्रोथ करी, उस एंसेस्टर के टाइम पर प्लांट फंजाई एनिमल नहीं रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा रहा होगा, इसको हम एंसेस्टर बोल सकते हैं। फिर इस मोनेरा में और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गया, सेल के बाद टिश्यूज आ गया, टिश्यूज के बाद ऑर्गन आ गया। जब ऐसा हो गया तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हुए। तो यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग सेपरेट हुआ, तो उनको हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वी कैन सी हियर देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोटिस्ट, लाइक यू कैन सी हियर दिस इज यूग्लिना, दिस इज पैरामीशियम, है ना। तो ये दिस इज पैरामीशियम, दिस इज यूग्लिना, दिस इज अमीबा, डायनोफ्लैजेलेट्स हैं। ये सारे जो है ये प्रोटिस्ट कैटेगरी में आते हैं। अब मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए, अब सभी के अंदर मल्टी सेलुलरिटी आ गया। अब कोई भी यहाँ पर यूनिसेलुलर नहीं है, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। दिस फ्रेम इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, दिस इज द यूकैरियोट्स। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट पहले आए, यूकैरियोट बाद में आया, है ना, इसको उल्टा करना है, प्रोकैरियोट नीचे और यूकैरियोट ऊपर। थोड़ा सा मैंने इसको गलत कर बना दिया है, यूकैरियोट शुड बी अपर एंड द प्रोकैरियोट शुड बी लोअर, एक्सचेंज ऐसा। तो बीच वाले पट्टे में, बीच वाले जोन पे यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, जबकि यहां पर जो है मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट। जितने भी प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक इन नेचर एंड एज वेल एज मल्टीसेलुलर नेचर। तो डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऐसे हो रहा है, पहले टाइम पर सिर्फ मोनेरा थे, उसके बाद प्रोटिस्टा आए, और प्रोटिस्टा के बाद प्लांट्स आए, उसके बाद फंजाई। ऐसे नहीं है, देखो ये तीन अलग अलग रेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रोटिस्टा से प्लांट्स भी आएंगे, प्रोटिस्टा से फंजाई भी आएंगे, और प्रोटिस्टा से एनिमल भी आएंगे। तीन अलग अलग लाइन्स आ रही है, तीन अलग अलग फैमिली आ रही है, ठीक है, जनरेशन ऐसे जा रही है। प्लांट से फंजाई नहीं आए, या फंजाई से प्लांट्स नहीं आए, एनिमल्स प्लांट से नहीं आए, है ना। लेकिन प्लांट, फंजाई और एनिमल का कॉमन एंसेस्टर क्या है, प्रोटिस्टा। दिस थ्री अराइज फ्रॉम द प्रोटिस्टा। जो हमारे पूर्वज है, एनिमल का पूर्वज फंजाई या प्लांट नहीं है, एनिमल, फंजाई और प्लांट, उन सब का पूर्वज क्या है, प्रोटिस्टा। उससे पहले क्या थे, मोनेरा। ये आइडिया उस तरीके से। तीनों में अगर कुछ देखें, एक लिखा है मेजर इकोलॉजिकल रोल्स क्या है, दूसरा लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो जब मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा तीन अलग अलग हिस्सों में टूटा। एक हिस्सा, एक ग्रुप जो बना, ये प्रोड्यूसर मतलब इसका काम है कि ये बाकी एनिमल्स जितने भी हैं उन सबके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर कैटेगरी में रखा है। ऑटोट्रॉफिक, खुद से फूड बनाता है इसीलिए। लेकिन ये दो ब्रांच जो है ये अपना खुद से फूड नहीं बनाते, इसीलिए इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है हेटरोट्रॉफिक। दिस फंजाई इज आल्सो हेटरोट्रॉफिक एंड दिस इज आल्सो हेटरोट्रॉफिक। लेकिन ये फंजाई डेड बॉडीज को वापस नेचर में पहुंचाता है, मतलब जो मास है दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना, मास का सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है। तो कोई अगर प्लांट्स आ रहे हैं, कोई एनिमल, जैसे हम बर्थ ले रहे हैं, तो हमारा मास क्रिएट नहीं किया गया, जो सराउंडिंग में है उसी मास का कन्वर्जन हमारी बॉडी है। वो बोलते हैं ना, मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाना है। दिस इज एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि मिट्टी क्यों बोल रहे हैं भाई, प्लैनेट है, ओवरऑल देखा जाए तो प्लैनेट है, प्लैनेट का मास जो है वो तो कांस्टेंट होगा। तो जो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो मास ऑफ प्लैनेट इज चेंजिंग, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये
जो प्लेनेट है उसी के एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो वापस उसी फॉर्म में कन्वर्जन जो होगा, रिसाइकलिंग, उसके लिए बेहद जरूरी है। तो ये सैप्रोफाइट कहलाते हैं। देयर आर सम माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस रिसाइकलिंग ऑफ नेचर। तो नेचर अपने आप को बैलेंस करता है रिसाइकलिंग करके, डिकम्पोजर कैटेगरी बोलते हैं। तो जितने जरूरी प्रोड्यूसर हैं उतने ही जरूरी डिकम्पोजर भी है। सिमिलरली जो हेटरोट्रॉफिक में दूसरा मोड था, प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, कौन यूज कर रहा है, यूज करने वाले को हम कंज्यूमर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, और उसके बाद इस कंज्यूमर की बॉडी, इस प्रोड्यूसर बॉडी, इन दोनों को डिकम्पोज करने का फंक्शन वो इस फंजाई का होगा, डिकम्पोजर का होगा। डिकम्पोजर इवन फंजाई के ऊपर भी वर्क करता है। फंजाई की भी डेथ होगी तो दूसरे फंजाई जो होंगे उसको डिकम्पोज करेंगे। क्लियर? और कुछ मैकेनिकल तरीके से भी डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। लीफ बड़ा है तो उस लीफ ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद कोई ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर से जाएगा, उसके वेट से टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर और कोई जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे, वो धूल में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टिल केमिकल वाइज वो ऑर्गेनिक लेवल था। तो कुछ अब माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक फूड को डाइजेस्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक कंटेंट में। इनऑर्गेनिक कंटेंट मतलब क्या हो गया, वो फिर सिंपल फॉर्म में जाएगा और हमारी अर्थ के साथ मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा। तो इस तरीके से सॉइल से ही वो चीजें आई थी। प्लांट वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सॉइल एंड अगेन आफ्टर दैट मिक्स्ड विद द सॉइल, तो कॉन्स्टेंसी बनी रही। तो ये चीज समझ में है, आती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल या फिर हम देखें डिटेल में आपको बताया गया है, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन चीजों को समझने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसको भी रीड करेंगे। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर इन 1961। ये सभी को मालूम है, ठीक है, आपको भी याद होगा। लेकिन अभी जो नया सीखा हमने, 5 के पहले क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के पहले क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के पहले 1 कोई मतलब नहीं है, तो 2 से स्टार्ट हुआ। तो कौन मुझे बताएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकल। अगर हैकल आपने बोला है तो फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम मतलब क्या, कार्लस लेनर ने दिया था, सेकंड प्रोटिस्टा आया था। तो प्रोटिस्टा वाज टर्म और कॉइन्ड बाय द हैकल। देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यहां पर वो लिखा ही हुआ नहीं था, कार्लोस लेनर। उसके लिए मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एज में अभी और देखोगे आप, उसकी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, टेबल भी मैंने दिया है, हिस्ट्री को थोड़ा समराइज करके टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बताया है। सबसे पहला ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, इसको किसने बताया, अर्नेस्ट मेयर। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने बायोग्राफी पढ़ी थी अर्नेस्ट मेयर, है ना, जिनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अवार्ड से अवार्डेड किया गया था, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इन्होंने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझाया। रैंक क्या होता है, तो रैंक इज द लेवल इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस टैक्सॉन का क्या रैंक है। डिवीजन इज बिगर रैंक देन द फाइलम इन केस ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, जबकि वहीं पर आईसीजेडएन ये कहता है कि फाइलम इज इक्वल टू डिवीजन इन केस ऑफ किंगडम एनिमीलिया। तो ये जो रैंक डिसाइड हो रही है वो उसका लेवल हायरार्की में दिखा रहा है। Hierarchical, the main rank recognized by the International Nomenclature Code (INC). तो ये डिसाइड करेगा कि किस टैक्सॉन को क्या रैंक देनी है। लाइक प्लांट और एनिमल की जो हमने फाइलम और डिवीजन की बात करी, दिस इज डिसाइडेड बाय द आईएनसी। आईएनसी में भी फर्दर आईसीबीएन हो गया, आईसीजेडएन हो गया, उनका रोल वहां पर प्ले होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लाइफ है, लाइफ इज डिवाइडेड इनटू डोमेन, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता। लेकिन उसके बाद किंगडम है, देन सब किंगडम हो सकते हैं, फाइलम है, सब फाइलम हो सकते हैं, क्लास हो सकता है, सब क्लास हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, सब ऑर्डर हो सकती है, फैमिली हो सकती है, सुपर फैमिली हो सकती है, देन द जीनस एंड स्पीसीज। तो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना। यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है, इनको शॉर्ट में भी आप याद सकते हो ना, यहाँ के, यहाँ पर पी, सी, ओ,
FGS। बनाओ उसका कोई शॉर्ट टर्म बनाओ, कैसे याद करें इसको, KPCOFGS। कुछ बनाओ, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाओ जिससे ये चीज याद हो जाए, है ना। दूसरा, अगर ये वर्ड ही लेना है एब्रीवेट तो आप यहां से भी ले सकते हो, किंग ले सकते हो, है ना। फाइल लम है तो फाइल लिख सकते हो, क्लास लिख सकते हो, ऑर्डर में से ओ ले सकते हो या ऑड ले सकते हो, फैमिली में से फैम ले सकते हो, जीनस से जी ले सकते हो, स्पीसीज से एस ले सकते हो। किसी तरीके से सोच के देखो कैसे आप इसको बना सकते हो। कनिष्का प्यारी क्यूट ऑब्वियसली। हाँ बोलो। सही बोलना पड़ता। नीचे लिखा है स्टडी टिप, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक फॉर द 6th रैंक। ठीक है, समझ में आया। जो क्या लिखा, किंगडम का के लिया है ना, तो यहां अपन लिख रहे हैं कीप, दिस के इज इंपॉर्टेंट। कीप के बाद लिखा है पॉट्स, क्या लेना है इससे, ये दिक्कत है, यहां पर आगे भाग जाता है। क्लीन, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, सी। अदरवाइज इसका क्या लेना है, ओ। फैमिली, ये फैमिली तो फैमिली है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका लेना है एफ। उसके बाद जीनस, तो वहां क्या लिखा है, गेट्स सिक। ठीक है, याद रहेगा, कीप स्पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इससे वो 6 चीजें, 1 किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीसीज, याद रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, मैं हर जगह ऐसे नहीं बना सकते, हर जगह ऐसा सॉन्ग बना दिए, आपका अलग से सॉन्ग पढ़ना पड़ जाएगा ना। तो कुछ जगह पे इनिशियली हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आता है ना, हो सकता है कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, उसके बाद क्लास बोल देते हो, उसके बाद ऑर्डर बोलते हो, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अगर हेर फेर होता है तो वो सीक्वेंस बना रहे, वो चीजें लर्न हो जाए, उसके लिए आप ये छोटा सा याद रख सकते हो कि कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। बस इस तरीके से याद रखें तो आप अपने आप उस चीज को समझ जाएंगे। जैसे आपने वो भी याद किया होगा ना कि अगर 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में कुछ महीने जो होते हैं उनमें 31 दिन होते हैं और कुछ महीने होते हैं उनमें 30 दिन होते हैं। अब वो कोई मतलब ये चीजें तो हम बहुत बचपन में सीखते हैं, तो वह कोई पूछ लेता है बताओ कि अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो अपन काउंट कर लेते हैं, हाँ इसमें इतने दिन होते हैं, 31 होता है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो शॉर्ट ट्रिक्स है। ये भी एक्स्ट्रा है लेनिनियस, जो कि एक्चुअल क्लासिफिकेशन में उन्होंने काफी योगदान दिया। तो एक लेनिनियस के पहले वाला टाइम था, उसको बोलेंगे प्री लेनिनियस एरा। लेनिनियस याद है ना, मैंगनीफेरा इंडिका, सामने लिखा था लेन, क्योंकि उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन बताया। तो क्लासिफिकेशन जो है वो क्रेडिट जो है लेनिनियस को जाता है। तो उसके पहले के टाइम पे क्या था और उसके बाद क्या था, ये टेबुलराइज फॉर्म में यहाँ टाइम भी दिया है। हिप्पोक्रेट, उन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन बनाया, उसके पीछे ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये भी आपको अच्छी अच्छी बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको ये ढूंढ के दे दिया है
ताकि इधर उधर नोट्स या अलग अलग बुक्स की रिक्वायरमेंट ना हो। ऑल मटेरियल इज गिवन। साथ ही साथ ध्यान रखना है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नीट में आएगा गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पोस्ट लेनिनियस इरा, उसमें अगर देखा जाए तो ये फिर से यहां देखो 4 है, इसमें लास्ट वाला जो दिया हुआ है कहां, बेंथन हुकर, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये ध्यान रखते हैं, ये आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हैकल का भी मिलेगा, जिसको फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हैकल ने क्या किया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, है ना। तो ये हैकल वाला ध्यान रखेंगे, बेंथम एंड हुकर ये ध्यान रखेंगे, और कैलेडिस्टिक ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो 2 थिंग इज इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट हैकल और बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। समवेयर यू विल फाइंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, तो ये ध्यान रखें। दिस इज पोस्ट लीनियस इरा, उस टाइम पर ये क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंट किए गए। और देखें तो अभी के टाइम पर हम आर.एच. विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये स्टडी करते हैं, और बाद में एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 डोमेन के साथ आया। दिस इज गिवन बाय द कार्ल वुईज इन 1996, बहुत पुराना नहीं है, तुम लोग पैदा हो गए थे 1996 में। दिस इज द फिगर, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। बेसिस ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन, क्या बेसिस थे, सेल टाइप, सेल नंबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन तीनों को बेस मानकर कि सेल का टाइप क्या है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, सेल नंबर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में है तो फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक है, हेटरोट्रॉफिक है तो क्या उसमें होलोजोइक है या फिर सैप्रोफिटिक है या फिर उसमें पैरासाइटिक है, ये सारा कुछ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, किंगडम मोनेरा। यूकैरियोटिक में सेल नंबर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो किंगडम प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में किंगडम प्लैंटन, तो यहाँ हेटरोट्रॉफिक में आ गया ऑटोट्रॉफिक, किंगडम फंजाई, सैप्रोफिटिक मोड, और यहाँ पर इंगेस्टी होलोजोइक, उसमें आ गया एनिमल। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। होलोजोइक मतलब ऐसे एनिमल जो कंप्लीटली दूसरे एनिमल को इंगल्फ करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड द प्रेडेशन। किल किया और फिर धीरे धीरे करके या तो एक बार में खा लो या फिर टुकड़े टुकड़े कर खा लो, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये वाला कैसा था, इसको हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, ये एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, और एंजाइम को सिक्रीट करने के बाद डाइजेशन बाहर होता है, और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है सीधे सीधे उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे हम अपने अंदर एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेस्ट करते हैं, ये बाहर एंजाइम सिक्रीट करता है और उसको डाइजेस्ट करने के बाद अंदर लेता है। यहां पर फोटोसिंथेटिक है ना, ये ऑटोट्रॉफिक क्या था, फोटोसिंथेटिक। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। क्लियर? तो ये इस तरीके से, ये एक तरीका था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटाकर ने प्रपोज किया। वो उसके पीछे का मैकेनिज्म है कि क्यों ऐसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बने। तो यू हैव टू लर्न दिस, यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर दिस कि क्या वो सिस्टम था कि सेल टाइप पहले जोड़ दिया गया, उसके बाद यहां पर देख रहे हैं सेल नंबर जोड़ दिया गया, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये जोड़ दिया गया। तो सेल टाइप दिस इज द फर्स्ट बेसिस, cell number this was the second basis, and the mode of nutrition this was the third basis. So right here 1 2 and this is 3. Clear? चीजें समझ में आ रही है? हाँ। बढ़े आगे। फिर से ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, एनसीईआरटी बुक देखेंगे, एक चार्ट बना हुआ है, फीचर लिखे हैं सेल टाइप, कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो मैं चार्ट के सामने हट जाता हूँ। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हाँ, मतलब इसको ऐसा पढ़ना है कि अपने पास 5 किंगडम है ना, मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई है, प्लांट है और एनिमल। तो ये देखो मोनेरा ही सिर्फ सेल टाइप वाइज प्रोकैरियोट में आता है, बाकी जितने भी 4 किंगडम बचे ये सारे यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा जो फीचर है, मोनेरा में देखा जाए कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है ना। प्रोकैरियोट मतलब क्या है, न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है।
और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे या फिर मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अगर एनीमिलिया की बात करें तो मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड दैट विल बी डेफिनेट इन नंबर। लाइक ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन हैज 46 number of chromosome, you can set wise 23 pairs of chromosome. Similarly plants में भी ऐसे ही होता है, फंजाई में हो सकता है, फंजाई में हो सकता है कुछ जगह पर हैप्लो या डिप्लॉन्टिक ऐसा लाइफ साइकिल देखने मिले, देयर इज सम चेंज, अदरवाइज वो लगभग सिमिलर है। सेल ऑर्गेनाइजेशन वाइज बात करें तो मोनेरा में देखें यूनिसेलुलर लिखा है, ओकेशनली ग्रुप लिखा है, प्रोटिस्टा में देखें यूनिसेलुलर, ओकेशनली मल्टीसेलुलर है, लेकिन फंजाई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों कैटेगरी में होंगे, और प्लांट एनिमल कंप्लीटली मल्टीसेलुलर होंगे। प्लांट्स में ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो यूनिसेलुलर हो, फंजाई में यूनिसेलुलर फंजाई भी हैं, लाइक यीस्ट है ना, यीस्ट एक कॉमन वर्ड है जो कि फंजाई और बैक्टीरिया उन दोनों में काफी कॉमन है। तो सम बैक्टीरिया विच आर एबल टू फर्मेंटेशन as well as some fungi which are responsible for the fermentation, they are commonly called the yeast, but yeast exactly प्रोटिस्टा में आता है। सेल वॉल देखा जाए तो मोनेरा में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे वहां देखेंगे, बट कॉम्पोजिशन अलग होता है। फंजाई में प्रेजेंट होती है, कॉम्पोजिशन अलग होता है, प्रोटिस्टा में होती है, कॉम्पोजिशन समहाउ डिफर। प्लांट में एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोजिक। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, यानी मेजर डिफरेंस देखा जाए 4 किंगडम जो बचे उनमें सेल वॉल होती है, सिर्फ एनिमल ऐसा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए एनिमल फ्लेक्सिबल है, जबकि सेल वॉल होने से रिजिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड रिजिडिटी समहाउ दिस इज अ ड्रॉबैक। अगर हम एग्जैक्टली बात करें वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रिजिड बॉडीज में नहीं होती। अगर रिजिडिटी नहीं है देन वी कैन टॉलरेट इजीली द वाइब्रेशंस, शॉक्स, इनको हम ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। न्यूट्रिशन देखा जाए तो न्यूट्रिशन मोनेरा में एब्जॉर्प्शन है, कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ कीमोसिंथेटिक है। बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो ये सारा कुछ है। प्रोटिस्टा में देखा जाए तो इंगेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। यूग्लिना, यूग्लोनाइट्स, दीज आर फोटोसिंथेटिक नेचर। इंगेशन, एब्जॉर्प्शन, अमीबा, पैरामीशियम, ये क्लियर रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोसिंथेटिक में डायनोफ्लैजेलेट्स आएंगे उनमें। देन फंजाई में एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन करते हैं, जबकि वही प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन एज वेल एज फोटोसिंथेटिक। एब्जॉर्प्टिव क्यों लिखा है, कुछ एक्सेप्शन, अदरवाइज एक्सक्लूसिव फोटोसिंथेटिक, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स में देखा जाए तो इंगेशन है, ओकेशनली सम पैरासाइटिक, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, ये डिसीज कॉज करने वाले कुछ हेल्मिन्थिस हैं, तो ये पैरासाइटिक नेचर के हो गए। अदरवाइज बाकी एनिमल्स ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं, खाना खाना पड़ता है, इंगेशन करना होता है। रिप्रोडक्शन जो कि हम जानते हैं असेक्सुअल टाइप एंड सेक्सुअल टाइप जो होता है, उसमें मोनेरा में, बैक्टीरिया में देखा जाए तो असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही होता है ना, बट दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समहाउ डिफरेंट एज कंपैरिजन टू हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसा एग्जैक्टली बैक्टीरिया में नहीं होता है। यहाँ पर उतना अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखा असेक्सुअल है ना, जनरली बाइनरी फिशन दिस टेक प्लेस इन केस ऑफ बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में देखें तो मोस्टली असेक्सुअल, ओकेशनली बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। In case of the fungi, both sexual and asexual mode of reproduction is observed. In case of plantae, दोनों ही तरीके के होंगे, लेकिन एनीमिलिया में लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ लेवल तक asexual mode of reproduction होता है, but that is the purpose for the repair, है ना, रिपेयर करने के लिए। ह्यूमंस की बात करें, liver is also able to show regeneration, and regeneration we know that is one of the mode of असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन लिवर से क्या दूसरा ह्यूमन आ जाएगा? नहीं। लिवर अगर कोई डिसीज में हार्म पहुंचता है तो रिकवरी करने के लिए दैट लिवर कैन शो दैट रीजनरेशन प्रोसेस, अदरवाइज लिवर इज नॉट कैपेबल टू पॉपुलेट, है ना, दिस इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनिमल्स, एनिमल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर भी वो असेक्सुअल होते हैं, बट वो पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे मेनली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एनिमल्स,
Clear? So this chart is already given in the NCERT, which means I mean to say this is very important. You need to learn this कि यहाँ क्या क्या वो different points लिखे हुए हैं. ड्रॉबैक्स भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हैं. यस, ऐसा नहीं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज मच बैलेंस. देयर आर सम ड्रॉबैक्स. लेट्स ट्राई टू लिस्ट दिस. फर्स्ट लिखा है a lot of variation exists within a kingdom. For example, both kingdoms Monera and Protista have organism having cell wall, and those without autotrophic and heterotrophic unicellular multicellular organism etc. कुछ जगह मिलेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि प्लांट में भी सेल वॉल होती है भाई, सेम वैसे ही कुछ सेल वॉल, बट केमिकल कंपोजिशन अलग है, बट वो तो बैक्टीरिया में भी होती है. वैसा ही कुछ प्लांट्स के अलावा फंजाई में भी हो सकती है. तो सेल वॉल जो फीचर है वो हम देख रहे हैं कि कुछ किंगडम में कॉमन होते जा रहा है. जिससे पहले चार्ट जो हमने देखा था, इस चार्ट में हो रहा है ना कि हम जहां बात कर रहे थे लाइक सेल वॉल 4 में प्रेजेंट है, एक ही में तो एब्सेंट है. तो ये एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का. इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ या यूनिसेलुलरिटी या मल्टीसेलुलरिटी वो भी देखें. प्लांट एनिमल दोनों मल्टीसेलुलर है. यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में भी होंगे, मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा में होंगे. दैट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दिस बोथ कंडीशन कैन बी प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा एज वेल एज फंजाई. दोनों में चीज पॉसिबल है. प्लांट और एनिमल में नहीं होती, लेकिन प्रोटिस्टा और साथ ही साथ जो फंजाई उनमें होता है. Phylogenetical classification fails to lower species such as the Euglena. इसमें ऑटोट्रॉफिक भी है, सप्रोफिटिक भी है, दोनों चीज हो सकती है. It does not include some of the unicellular algae, yeast, viruses and lichen. है ना? See, lichen is the association of two different organisms, and that's why this lichen is not placed in this 5 kingdom classification. Similarly, viruses has some character of living organism as well as the character of non-living organism. You can say the virus is exactly the connecting link between the living and non-living, and that's why it has not given any place in this RH Whittaker 5 kingdom classification. So these are some drawbacks. You can say the algae is not suitably placed in this 5 kingdom classification. Similarly, the yeast and virus lichen, these are not given some places in this 5 kingdom classification. आर्कीबैक्टीरिया एंड द माइकोप्लाज्मा डिफर. ये ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया जो बहुत ही प्री हिस्टोरिक है, बहुत पुरानी टाइप की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? आर्कीबैक्टीरिया. दिस आर्की मींस द प्री हिस्टोरिक. माइकोप्लाज्मा, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोटिस्टा, जो कि बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होता है और जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा. पीपीएलओ इसको दूसरे बोलते हैं. differ significantly from the bacteria but are placed under kingdom Monera. तो ये बैक्टीरिया से अलग है लेकिन रखा गया मोनेरा में, प्रोटिस्टा रेस्पेक्टिवली. तो माइकोप्लाज्मा को प्रोटिस्टा में रखा, आर्कीबैक्टीरिया को रखा मोनेरा में. ठीक है, लेकिन काफी मिलते जुलते हैं. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है. इतना सारा कुछ याद नहीं होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना. वायरस लाइकेन इनको प्लेस नहीं मिला. दूसरा, कुछ कैरेक्टर कॉमन में. ठीक है. तीसरा, बस दो याद रखो, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो, जो आज हमने सीखा उस बेस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएं. फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? व्हाट वर द किंगडम प्रपोज्ड इन द क्लासिफिकेशन? है ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज्ड किया? उस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया है? हाथ दिखाएं अपने. 1 2 3 4 5. कौन अभी भाग गया? क्वेश्चन जैसे चालू हुए देखो तुरंत भाग गया. श्रेया भी चली गई अभी तुरंत. आयुष भी चले गया. अच्छा, आयुष है. आयुष हाथ दिखा. थर्ड आयुष. अनिकेत है, कनिष्का है और साइली है ना. चलो आयुष बताओ क्या आंसर होना चाहिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? आई थिंक दिस इज वेरी इजी. हैकल सर. है ना, अभी बार बार अपने बात की. हैकल, इन्होंने ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. लिखा हुआ जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल इन 1866. द किंगडम वर प्रोटिस्ट. तीसरा जो किंगडम था वो क्या था? प्रोटिस्टा. प्लांटी और एनिमल पहले से एग्जिस्ट करते थे, तो प्लांटी एनिमल इनके एडिशन में जो तीसरा किंगडम जनरेट हुआ वो प्रोटिस्टा था.
चौथा किंगडम जो जनरेट हुआ वो क्या था? फंजाई, मोनेरा, सॉरी, है ना। प्रोटिस्टा के बाद क्या प्लेस किया था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा। किसने किया था? सुना नहीं आया? आर.एच. विटेकर शायद। गुड। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो मालूम ही है ना, उसमें फंजाई आ गया और आर.एच. विटेकर ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन इज which 4 kingdoms are proposed in 4 kingdom classification? मतलब 3 के बाद 4, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। आंसर देखें, ये आपने कुछ लोगों ने बताया आंसर, मोनेरा। प्रोटिस्टा के बाद क्या है? मोनेरा है। प्रोटिस्टा ऑलरेडी था, ये स्पेलिंग गलत हो गई यहां पर, है ना, ये गलत है, प्रोटिस्टा होना चाहिए था। प्लांटी, एनिमिलिया, ये 4 है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यहां से हम कल पढ़ेंगे, ये एडिशनल है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी एग्जिस्टेंस में आया। इसको 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज गिवन बाय कार्ल वोइज, लेटेस्ट 1906 में दिया गया, यहां पर ये दिया गया, कार्ल वोइज ने दिया इसको, और ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखना है। दिस इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इट हैज ड्रॉबैक। जो हम फॉलो करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या मेन फीचर है वो देख लेंगे, है ना। सिर्फ नाम आपको दिया गया एनसीईआरटी में, अदरवाइज इस क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन के मैकेनिज्म आते गए हैं, लेकिन सबसे सुटेबल और जो रिलायबल सिस्टम है दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ फिर हम पढ़ना चालू करेंगे, विल टॉक अबाउट द मोनेरा, मोनेरा के बारे में सारे जो क्लास लेवल है वो पढ़ेंगे। देन विल टॉक अबाउट द प्रोटिस्टा, उसमें भी उसी डेप्थ पे जाएंगे। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई को भी उसी डेप्थ पे हमको पढ़ना है, मतलब चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल को डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्लांट के लिए तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया, ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन। तो तीसरा चैप्टर प्लांट्स के लिए है, चौथा चैप्टर एनिमल्स के लिए, तो वो चैप्टर ही है, इसीलिए एनिमल्स और प्लांट का क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हम थोड़ा पढ़ेंगे बेसिक, लेकिन कंसंट्रेट करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के ऊपर, ठीक है। I would like to pay thanks for your kind attention and providing your valuable time. Take care, bye bye.